ये लेख अमिताभ बच्चन के जीवन में घटित उस महत्वपूर्ण दुर्घटना की ज्योतिषीय पृष्ठभूमि को समझने का एक प्रयास है। उस दिन की घटनाओं को समझने से पहले आवश्यक है कि उस समय ग्रहों की मूल स्थिति, नवांश तथा त्रिंशांश की स्थिति और उस दिन के गोचर का संक्षिप्त अवलोकन कर लिया जाए। इससे ये समझने में सहायता मिलती है कि उस समय ग्रहों की कौन सी स्थितियां सक्रिय थीं और किस प्रकार के योग बन रहे थे। प्रस्तुत विवरण के अनुसार जन्म कुंडली में लग्न 11वीं राशि यानी कुंभ लग्न का उदय हो रहा है। इस कुंडली में केतु लग्न भाव में स्थित है, जो व्यक्ति के जीवन में अचानक घटनाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों की संभावना को दर्शाता है। अष्टम भाव में सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध का समूह स्थित है, जिससे अष्टम भाव अत्यंत सक्रिय हो जाता है। अष्टम भाव ज्योतिष में दुर्घटना, संकट, शारीरिक आघात तथा जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं से संबंधित माना जाता है। इसलिए यहाँ इतने ग्रहों का एकत्र होना विशेष महत्व रखता है। चंद्रमा नवम भाव में स्थित है, राहु सप्तम भाव में है, गुरु षष्ठ भाव में तथा शनि चतुर्थ भाव में स्थित है। ये ग्रह स्थिति जीवन में संघर्ष, प्रतिस्पर्धा तथा समय समय पर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का संकेत भी देती है। नवांश कुंडली में लग्न मेष राशि का उदय हो रहा है। यहाँ शुक्र द्वितीय भाव में स्थित है, सूर्य और बुध पंचम भाव में हैं, जबकि मंगल, राहु और गुरु चतुर्थ भाव में एकत्रित हैं। चंद्रमा तथा केतु दशम भाव में स्थित दिखाई देते हैं और शनि तृतीय भाव में है। नवांश में ग्रहों की ये स्थिति मूल जन्म कुंडली में बन रहे संकेतों को और स्पष्ट करती है और जीवन की घटनाओं के गहरे कारणों को समझने में सहायता प्रदान करती है। त्रिंशांश यानी D30 कुंडली, जो विशेष रूप से कष्ट, दुर्घटना और विपरीत परिस्थितियों के विश्लेषण में उपयोगी मानी जाती है, उसमें मिथुन लग्न का उदय है। इस कुंडली में चंद्रमा, राहु और केतु सप्तम भाव में हैं, सूर्य, मंगल और बुध अष्टम भाव में स्थित हैं, शुक्र और शनि दशम भाव में हैं तथा गुरु द्वादश भाव में स्थित है। त्रिंशांश में अष्टम और द्वादश भाव की सक्रियता ये संकेत देती है कि जीवन में कुछ घटनाएं अचानक और तीव्र प्रभाव के साथ घटित हो सकती हैं। यदि उस समय के गोचर को जन्म कुंडली के सापेक्ष देखा जाए तो केतु एकादश भाव में, शुक्र और राहु पंचम भाव में, सूर्य और बुध षष्ठ भाव में, चंद्रमा अष्टम भाव में, मंगल तथा गुरु नवम भाव में तथा शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। विशेष रूप से अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि का प्रभाव तथा अष्टम भाव की मूल कुंडली में पहले से सक्रियता उस समय की परिस्थितियों को अत्यंत संवेदनशील बनाती है। इन सभी ग्रह स्थितियों, विभाजित कुंडलियों तथा उस दिन के गोचर को ध्यान में रखते हुए आगे हम विस्तार से ये समझने का प्रयास करेंगे कि उस समय बने ज्योतिषीय योग किस प्रकार उस दुर्घटना की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे और किन ग्रहों की भूमिका उसमें प्रमुख रूप से दिखाई देती है। 26 जुलाई 1982 भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये दिन एक अत्यंत नाटकीय और भावनात्मक मोड़ के रूप में दर्ज है। फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन एक एक्शन दृश्य फिल्मा रहे थे, तब अचानक घटित हुई एक गंभीर दुर्घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। पर्दे पर अजय दिखाई देने वाला नायक अचानक जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करता हुआ अस्पताल में पहुंचा। कुछ ही घंटों में ये समाचार पूरे भारत में फैल गया और मानो करोड़ों लोगों की प्रार्थनाएं एक साथ उठने लगीं। ये केवल एक फिल्मी घटना नहीं थी, ये ऐसा क्षण था जब एक अभिनेता और उसके दर्शकों के बीच का भावनात्मक संबंध असाधारण रूप से प्रकट हुआ। इसी घटना ने मेरे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न किया, क्या उस दिन की ग्रह स्थितियों में ऐसा कुछ विशेष था जो इस घटना की पृष्ठभूमि बना रहा था? क्या ज्योतिष के माध्यम से हम उस दिन के संकेतों को समझने का प्रयास कर सकते हैं? मैं स्वयं ज्योतिष के इस असीम सागर का केवल एक साधारण विद्यार्थी हूँ। ये विषय इतना व्यापक और गहन है कि इसकी संपूर्ण गहराई को समझना जीवन भर की साधना है। जैसे कोई व्यक्ति एक ही दिन में तैरना नहीं सीख सकता, उसी प्रकार ज्योतिष की गहराइयों को भी तुरंत नहीं समझा जा सकता। फिर भी हर यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। प्रस्तुत लेख उसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है। उस दिन की ग्रह स्थितियों, विभाजित कुंडलियों तथा गोचर के आधार पर उस घटना को समझने का एक छोटा सा प्रयास, ताकि शायद उस दिन के रहस्य की कोई झलक हमें मिल सके। जब मैंने अमिताभ बच्चन की कुंडली को उस घटना के संदर्भ में देखना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले जिस ग्रह ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, वो था शनि का गोचर। प्राय ज्योतिष में शनि के गोचर और विशेष रूप से साढ़े साती के विषय में बहुत चर्चा होती है।
जन्म कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में स्थित है, जबकि उस समय गोचर में शनि अष्टम भाव से संचरण कर रहा था। इस प्रकार उस विशेष दिन जन्म चंद्रमा और गोचर शनि दोनों अष्टम भाव से संबंधित स्थिति में प्रभाव डालते हुए दिखाई देते हैं। ध्यान देने योग्य एक और बिंदु ये है कि जन्म कुंडली में शनि द्वादश भाव का स्वामी है, जबकि षष्ठ भाव का स्वामी चंद्रमा है। उस दिन की गोचर स्थिति में ये दोनों ग्रह अष्टम भाव से संबंध स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं, जो स्वभावतः एक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण स्थान माना जाता है। यदि अष्टक वर्ग के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उस भाव में बिंदुओं की संख्या अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है। उदाहरण के लिए जगन्नाथा होरा में ये लगभग 20 बिंदु यानी SAV प्रदर्शित करता है, जो उस राशि को अपेक्षाकृत कमजोर क्षेत्र के रूप में इंगित करता है। हालांकि विभिन्न सॉफ्टवेयर या गणना पद्धतियों के अनुसार बिंदुओं की संख्या में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए शोधकर्ताओं को अपने स्तर पर इसकी पुष्टि अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार प्रारंभिक दृष्टि में शनि का ये गोचर उस समय की परिस्थितियों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता हुआ प्रतीत होता है। आगे के विश्लेषण में हम अन्य ग्रहों, विभाजित कुंडलियों और दशा गोचर के समन्वय को भी देखने का प्रयास करेंगे, ताकि उस दिन की ज्योतिषीय पृष्ठभूमि को थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझा जा सके। गोचर के दृष्टिकोण से भी एक बिंदु विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। उस समय गोचर शनि जन्म चंद्रमा से द्वादश भाव में संचरण कर रहा था। पारंपरिक ज्योतिष में चंद्र से द्वादश स्थान में शनि का गोचर सामान्यतः अनुकूल नहीं माना जाता, क्योंकि ये मानसिक दबाव, थकावट तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का संकेत दे सकता है। एक और अवलोकन मेरे ध्यान में आया, जिसे मैं यहाँ केवल एक शोधात्मक टिप्पणी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कई कुंडलियों का अध्ययन करते समय ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि साढ़े साती चल रही हो और उसी समय मंगल तथा शनि दोनों किसी न किसी प्रकार से चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव के स्वामी को प्रभावित कर रहे हों, तो कभी-कभी दुर्घटना जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये कोई स्थापित सिद्धांत नहीं है, बल्कि केवल एक व्यक्तिगत अवलोकन है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इसे अनेक कुंडलियों में जांच परख कर देखना आवश्यक है। इस विशेष घटना के संदर्भ में यदि उस समय के गोचर को देखें तो पाया जाता है कि साढ़े साती का प्रभाव विद्यमान था। उसी अवधि में मंगल का गोचर नवम भाव में था, जहां से उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव को एक्टिवेट करती दिखाई देती है। दूसरी ओर शनि अष्टम भाव में स्थित था, और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी भी अष्टम भाव में स्थित है। इस प्रकार गोचर में मंगल और शनि दोनों का संबंध किसी न किसी रूप में चतुर्थ भाव अथवा उसके स्वामी से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। चतुर्थ भाव वाहन, सुख सुविधा तथा शारीरिक स्थिरता से भी जुड़ा माना जाता है। इसलिए जब ये भाव या उसका स्वामी तीव्र ग्रहों से प्रभावित हो तो कभी-कभी जीवन में असामान्य या अचानक घटनाएं घटित हो सकती हैं। फिर भी ये पुनः कहना उचित होगा कि ये केवल एक अध्ययनशील दृष्टिकोण है। यदि KN राव द्वारा प्रचलित जेमिनी चर दशा के क्रम को देखें तो उस समय का क्रम ली/ली/ली/AR दिखाई देता है। यदि इस घटना को जेमिनी सिद्धांतों के आधार पर देखने का प्रयास करें तो एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है। इस कुंडली में आत्मकारक सूर्य है और सूर्य कन्या राशि में अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव को परंपरागत रूप से अचानक घटनाओं, संकट, शारीरिक आघात तथा जीवन के तीव्र परिवर्तनों से संबंधित माना जाता है। इसलिए आत्मकारक का इस भाव में स्थित होना स्वाभाविक रूप से एक संवेदनशील स्थिति को दर्शाता है। अब यदि उस समय चल रही चर दशा पर दृष्टि डालें तो महादशा सिंह राशि की थी। यदि हम सूर्य की स्थिति कन्या से गणना करें तो सिंह राशि सूर्य से द्वादश स्थान आती है। इस प्रकार महादशा राशि आत्मकारक सूर्य से द्वादश संबंध बनाती हुई दिखाई देती है, जिसे कई बार हानि, व्यय या कठिन परिस्थितियों के संकेत के रूप में भी देखा जाता है। इसके अतिरिक्त एक और बिंदु ध्यान देने योग्य है कि चंद्रमा, जो इस कुंडली में ज्ञातिकारक यानी GK है, सिंह राशि पर दृष्टि डाल रहा है। एक और बिंदु जो अध्ययन के दौरान विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है वो 64वें नवांश 64th नवांश से संबंधित है। नवांश कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में स्थित है और वहां से वो चौथे भाव में आता है। यदि मकर से चौथी राशि की गणना की जाए तो वो मेष बनती है। इस प्रकार चंद्रमा से गणना करने पर 64वां नवांश मेष राशि का बनता है, जिसका स्वामी मंगल है। ज्योतिष में 64वां नवांश एक संवेदनशील बिंदु माना जाता है और कई विद्वान इसे अचानक या महत्वपूर्ण घटनाओं से भी जोड़कर देखते हैं। यदि इस संकेत को जन्म कुंडली से जोड़कर देखें तो मेष राशि जन्म कुंडली में तृतीय भाव में स्थित है। उस समय के गोचर को देखने पर यह पाया जाता है कि मंगल और बृहस्पति दोनों किसी न किसी प्रकार से इस तृतीय भाव को सक्रिय कर रहे थे।
ज्योतिष के कुछ सिद्धांतों के अनुसार ये माना जाता है कि जब गोचर में दो या अधिक ग्रह 64वें नवांश की राशि को प्रभावित करते हैं तो जीवन में कोई विशेष या उल्लेखनीय घटना घटित हो सकती है। ये संयोजन उस समय की घटना को समझने के प्रयास में एक और महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता हुआ प्रतीत होता है। एक और बिंदु इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है जो चर दशा के दृष्टिकोण से सामने आता है। उस समय महादशा सिंह राशि की चल रही थी। यदि सिंह से दशम भाव की गणना करें तो वो वृषभ यानी चतुर्थ भाव बनता है। ज्योतिष में दशम स्थान को कई बार उस अवधि में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं या परिवर्तन के संकेतक के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ रोचक बात यह है कि ये चतुर्थ भाव ज्ञाति कारक चंद्रमा की दृष्टि से प्रभावित हो रहा है। जैमिनी सिद्धांतों में ज्ञाति कारक का प्रभाव कई बार संघर्ष, बाधा या अप्रिय परिस्थितियों का संकेत दे सकता है। इसलिए दशा राशि से दशम स्थान का इस प्रकार प्रभावित होना उस समय किसी अप्रत्याशित या अप्रिय परिवर्तन की संभावना की ओर संकेत करता हुआ प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि महादशा राशि सिंह का स्वामी सूर्य है और सूर्य जन्म कुंडली में मृत्यु भाग अर्थात मृत्यु भाग अंश में स्थित बताया जाता है। वैदिक ज्योतिष में मृत्यु भाग एक अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील सिद्धांत माना जाता है। इसका आशय उस विशेष अंश से है जहां ग्रह अत्यंत कमजोर या कष्टप्रद परिणाम देने की स्थिति में माना जाता है। उल्लेख मिलता है कि यदि कोई ग्रह मृत्यु भाग में स्थित हो और वही ग्रह दशा या अन्य महत्वपूर्ण कारकों के माध्यम से सक्रिय हो जाए तो वो कभी-कभी जीवन में अचानक संकट, गंभीर कष्ट, दुर्घटना, रोग अथवा जीवन संकट जैसी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि बना सकता है। इस प्रकार यहाँ कुछ संकेत एक साथ दिखाई देते हैं। चर दशा में सिंह महादशा का सक्रिय होना, उससे दशम स्थान चतुर्थ भाव का ज्ञातिकारक द्वारा प्रभावित होना तथा महादशा स्वामी सूर्य का मृत्यु भाग में स्थित होना। ये सभी बिंदु मिलकर उस समय की परिस्थितियों को समझने के प्रयास में एक रोचक ज्योतिषीय पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु इस संदर्भ में विचार करने योग्य है कि इस कुंडली में सूर्य का कष्टकारी प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक क्यों दिखाई देता है। ज्योतिष में एक सिद्धांत ये भी कहा गया है कि यदि मारक भाव का स्वामी त्रिक भावों में स्थित हो और उसका नक्षत्र स्वामी 6, 8 या 12वें भाव के स्वामी से संबद्ध हो दृष्टि या युति द्वारा, तो उसका अशुभ प्रभाव और अधिक प्रबल हो सकता है। If Maraka lords are in Trika houses and its Nakshatra lord aspected or conjoined with 6, 8, 12th lord, it carries more maleficence. यदि इस सिद्धांत को यहाँ लागू करके देखें तो एक रोचक स्थिति सामने आती है। इस कुंडली में सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव को पारंपरिक रूप से मारक स्थान माना जाता है। ये सूर्य अष्टम भाव में स्थित है जो स्वयं एक त्रिक भाव है और जीवन के संकट, अचानक घटनाओं तथा शारीरिक आघात से भी संबंधित माना जाता है। इसके अतिरिक्त सूर्य चित्रा नक्षत्र में स्थित है जिसका स्वामी मंगल है। जन्म कुंडली में मंगल भी अष्टम भाव में ही सूर्य के साथ स्थित है। इस प्रकार यहाँ एक महत्वपूर्ण संबंध बनता है। मारक भाव का स्वामी सूर्य त्रिक भाव में अष्टम में स्थित है और उसका नक्षत्र स्वामी मंगल भी उसी अष्टम भाव में सूर्य के साथ युति में है। इस प्रकार सूर्य और उसके नक्षत्र स्वामी मंगल दोनों का अष्टम भाव में एक साथ स्थित होना उस ग्रह की संवेदनशीलता और प्रभाव को और अधिक तीव्र बना सकता है। विशेष रूप से तब जब वही ग्रह किसी दशा, उपदशा या अन्य ज्योतिषीय कारकों के माध्यम से सक्रिय हो जाए तो वो जीवन में किसी अचानक या चुनौतीपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि बना सकता है। एक और दृष्टिकोण से यदि त्रिंशांश कुंडली को देखा जाए तो वहां भी कुछ रोचक संकेत दिखाई देते हैं। त्रिंशांश को प्रायः दुर्भाग्य, कष्ट, दुर्घटना या जीवन की विपरीत परिस्थितियों को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए ऐसे घटनाक्रमों के अध्ययन में इसे देखना उपयोगी माना जाता है। उस समय D30 में सिंह राशि की दशा चल रही थी और ये राशि वहां 5th भाव में स्थित है। अब यदि इस दशा राशि से विभिन्न चरकारकों की स्थिति को देखा जाए तो एक विशेष पैटर्न दिखाई देता है। सिंह से गणना करने पर आत्मकारक AK, अमात्यकारक मर्क्यूरी और भ्रातृकारक मार्स ये तीनों षष्ठ स्थान में आते हैं। वहीं मातृकारक सैटर्न और पितृकारक वीनस अष्टम स्थान में स्थित दिखाई देते हैं।
ज्योतिष में षष्ठ और अष्टम भाव दोनों को स्वभावतः कष्ट, संघर्ष, रोग, दुर्घटना अथवा अचानक परिस्थितियों से संबंधित माना जाता है। इसलिए जब दशा स्तर पर अनेक कारक इन भावों से संबंधित स्थिति बनाते दिखाई दें, तो ये स्वाभाविक रूप से उस अवधि को एक संवेदनशील या चुनौतीपूर्ण समय के रूप में इंगित कर सकता है। थैंक्स राकेश सेठ। ज्योतिष के अध्ययन के दौरान मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने मुझे एक महत्वपूर्ण सीख थी। जब मैंने अमिताभ बच्चन की कुंडली का अध्ययन प्रारंभ किया तो मेरे सॉफ्टवेयर में उपलब्ध विवरण इस प्रकार थे। तिथि 11 अक्टूबर 1942, समय 16 बजे, स्थान इलाहाबाद। इन्हीं विवरणों को जगन्माथा होरा में डालकर मैंने कुंडली बनाई और अपनी सीमित समझ के अनुसार उसका अध्ययन प्रारंभ किया। जब मैंने 26 जुलाई 1982 की घटना, जिस दिन उन्हें फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान गंभीर दुर्घटना हुई थी, के संदर्भ में दशा देखी तो सॉफ्टवेयर में उस समय सैटर्न, मून, जुपिटर की दशा दिखाई दे रही थी। चूंकि चंद्रमा उस कुंडली में षष्ठेश बनता है, इसलिए प्रारंभिक स्तर के अध्ययन पर मुझे ये संयोजन कुछ हद तक उचित लगा। फिर भी मेरे मन में पूर्ण संतोष नहीं था, क्योंकि पहले कहीं पढ़ते समय मुझे स्मरण था कि के.एन. राव ने इस घटना के विश्लेषण में सूर्य तथा मृत्यु भाग पर विशेष बल दिया था। ये बात मेरे मन में कहीं न कहीं बनी रही, यद्यपि मैं नियमित रूप से इस विषय का अध्ययन नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद भी ये जिज्ञासा मेरे मन में बनी रही, इसलिए इस सप्ताहांत मैंने अपनी सभी पुस्तकों और नोट्स को पुनः निकालकर जांचने का प्रयास किया। इसी दौरान मुझे एक रोचक तथ्य देखने को मिला। भारतीय विद्या भवन की पत्रिका भारतीय विद्या भवन जर्नल में भी वही जन्म विवरण 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद उल्लिखित है। किंतु जब इन्हीं विवरणों को ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर में डालकर कुंडली तैयार की जाती है तो लग्न लगभग 21 डिग्री एक्वेरियस के आसपास प्राप्त होता है। इसके विपरीत उसी पत्रिका में अलग अलग स्थानों पर लग्न की डिग्री भिन्न रूप में दी गई है। उदाहरण के लिए पृष्ठ 235 पर जन्म समय 15.59.00 बजे दिया गया है और उसके साथ लग्न की डिग्री लगभग 1 डिग्री 37 मिनट एक्वेरियस बताई गई है। वहीं पृष्ठ 203 पर जन्म समय 16 बजे दिया गया है और लग्न की डिग्री लगभग 1 डिग्री 56 मिनट एक्वेरियस दर्शाई गई है। इसके बाद मैंने के.एन. राव की पुस्तक अप्स एंड डाउन्स इन करियर देखी। वहां समय का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, परंतु लग्न की डिग्री लगभग 1 डिग्री 36 मिनट एक्वेरियस दी गई थी। आगे चलकर जब मैंने उनकी एक और पुस्तक एडवांस्ड यूज ऑफ जैमिनी चरा दशा देखी तो उसमें जन्म समय 14:50 करेक्टेड वॉर टाइम इलाहाबाद दिया गया है और लग्न लगभग 1 डिग्री 49 मिनट एक्वेरियस बताया गया है। स्वाभाविक रूप से ये स्थिति थोड़ी भ्रम उत्पन्न करने वाली प्रतीत होती है। एक विद्यार्थी के रूप में ये स्थिति मेरे लिए थोड़ी कठिन रही, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जीवन की सभी घटनाओं का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करना सरल नहीं होता, विशेषकर तब जब हम एक साथ नौकरी और अन्य दायित्वों में व्यस्त हों। फिर भी इस पूरी प्रक्रिया ने मुझे एक महत्वपूर्ण सीख दी कि ज्योतिष में किसी भी कुंडली को केवल इसलिए अंतिम सत्य नहीं मान लेना चाहिए कि वो किसी पुस्तक में प्रकाशित है। कभी कभी एक ही लेखक की अलग अलग पुस्तकों में भी जन्म समय या लग्न की डिग्री में अंतर मिल सकता है। मेरे लिए इस अध्ययन का उद्देश्य केवल शैक्षणिक अभ्यास है, जो कुछ भी पढ़ा है उसे कुंडली पर लागू करके समझने का प्रयास करना। यद्यपि इस प्रक्रिया में अपेक्षा से अधिक समय लगा, परंतु इससे एक नई जानकारी भी मिली। करेक्टेड वॉर टाइम का सिद्धांत। पहले इस शब्द को केवल सुना था, परंतु उसके व्यावहारिक महत्व का अनुभव अब हुआ। इसी अनुभव के आधार पर मैं ये छोटा सा नोट साझा कर रहा हूँ। यदि आप ज्योतिष के गंभीर विद्यार्थी हैं तो अध्ययन के दौरान इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। कई बार विभिन्न स्रोतों में भिन्न विवरण मिलते हैं और तब ये समझना कठिन हो जाता है कि सही आधार क्या है। परंतु शायद यही शोध की प्रक्रिया है जहां प्रश्न हमें आगे सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। वॉर टाइम करेक्शन को समझने के लिए ये जानना भी आवश्यक है कि भारत में ये व्यवस्था किस अवधि में लागू थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने ऊर्जा और संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से घड़ियों के समय में अस्थायी परिवर्तन किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत में 1 सितंबर 1942 से 14 अक्टूबर 1945 तक वॉर टाइम लागू रहा था। इस अवधि में घड़ियों को सामान्य भारतीय मानक समय यानी IST से लगभग 1 घंटा आगे कर दिया गया था। इसका अर्थ ये है कि यदि इस अवधि में किसी व्यक्ति का जन्म समय उदाहरण के लिए 4 बजे शाम दर्ज किया गया है तो संभव है कि वो वॉर टाइम के अनुसार हो, जो वास्तविक IST से लगभग 1 घंटा आगे था। ऐसी स्थिति में ज्योतिषीय गणना करते समय उस दर्ज समय से लगभग 1 घंटा घटाकर वास्तविक समय निकाला जाता है। इसी प्रक्रिया को वॉर टाइम करेक्शन कहा जाता है। इसलिए ज्योतिषीय अध्ययन करते समय यदि किसी व्यक्ति का जन्म सितंबर 1942 से अक्टूबर 1945 के बीच हुआ हो तो ये जांच करना उपयोगी होता है कि कहीं जन्म समय वॉर टाइम के अनुसार तो दर्ज नहीं किया गया है। यदि ऐसा हो तो उचित करेक्शन लागू करने के बाद ही कुंडली की गणना करना अधिक उपयुक्त माना जाता है।
जैसा कि भारतीय विद्या भवन की पत्रिका भारतीय विद्या भवन जर्नल के पृष्ठ 203 पर उल्लिखित है, जन्म समय 16 बजे दिया गया है और उसके अनुसार लग्न की डिग्री लगभग 1 डिग्री 56 मिनट एक्वेरियस दर्शाई गई है। अपने अध्ययन और व्यक्तिगत नोट्स तैयार करने के उद्देश्य से मैंने अपने सॉफ्टवेयर में समय को इस प्रकार समायोजित किया कि लग्न लगभग इसी के निकट प्राप्त हो सके। इस प्रक्रिया में मेरे सॉफ्टवेयर में समय लगभग 11 अक्टूबर 1942, दोपहर 2:59:55, टाइम जोन 5:30, स्थान इलाहाबाद पर उस डिग्री के आसपास दिखाई देता है। ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि यहाँ मेरा उद्देश्य पुस्तकों में दिए गए विभिन्न लग्न अंशों की तुलना करके किसी त्रुटि को इंगित करना नहीं है। संभव है कि उस समय गणनाओं के लिए भिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर, पंचांग या गणना पद्धतियां प्रयोग में रही हों, जिनके कारण आज उपलब्ध आधुनिक सॉफ्टवेयर से कुछ अंतर दिखाई देता हो। मेरे लिए इस पूरे प्रयास का उद्देश्य केवल इतना है कि ज्योतिष का विद्यार्थी होने के नाते हमें विषय के प्रति अधिक सजग और सतर्क रहना चाहिए। किसी भी कुंडली या आंकड़े को केवल इसलिए अंतिम मान लेना उचित नहीं कि वो किसी प्रतिष्ठित पुस्तक या पत्रिका में प्रकाशित है। अध्ययन, परीक्षण और पुनः जांच की यही प्रक्रिया हमें धीरे धीरे इस विषय की गहराई तक ले जाती है। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी छोटी छोटी जिज्ञासाएं ही हमें नई सीख देती हैं। इस पूरे प्रयास के माध्यम से मुझे भी एक महत्वपूर्ण बात समझने का अवसर मिला। राकेश सेठ।